फिर हमने आप लोगों को आर.एच. विटेकर साहब के बारे में बताया था कि आर.एच. विटेकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था आर.एच. विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया था और इनकी क्लासिफिकेशन का नाम था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, इसको नोट करते चलना, इसको लिखते चलिएगा। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को 5 भागों में बांटा था। पहले क्लासिफिकेशन का नाम रखा था मोनेरा। देखो बेटा, मोनेरा क्या होता है, इसको पहले ध्यान से आप सुने। आदि जी, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और मोनेरा इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और हिंदी में भी मैं बोल रहा हूं। देखिए, ये जो मोनेरा है, मोनेरा एक ऐसा फैमिली है, मोनेरा एक ऐसा परिवार है जिसमें ओनली प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मोनेरा एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें केवल प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक, ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये चीज याद रखना। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, और यह जेनेटिक मटेरियल कुछ और नहीं है, यह डीएनए को कहा जाता है। यानी बेटा, इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन एक जेनेटिक मटेरियल यानी एक आनुवांशिक पदार्थ इसमें डीएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लें, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अदर जनरेशन में ये जाता है। तो बेटा, ये एक प्रकार का सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। अब ये जो डीएनए जो प्रेजेंट होता है ना, इसी डीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोड के नाम से जाना जाता है। पहली चीज आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है
लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। एक चीज और जान लो, इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मीसोसोम। मीसोसोम, ये जो बेटा मीसोसोम होता है, ये इस प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम्स नामक संरचना पाई जाती है जो इस प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेटा इसमें इसके सेल के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। इस सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम बेटा सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग होता है जो किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा पीसीएस के एग्जामिनेशन में कि प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीटेड बाय विच ऑर्गेनिल्स, किस सेल ऑर्गेनिल्स, किस कोशिकांग के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, तो वो है राइबोसोम्स। इस प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ये राइबोसोम होता है इसको वैज्ञानिकों ने 70S टाइप का नाम रखा। ये 70S टाइप का पाया जाता है। संरचना में छोटा होता है, यूकैरियोटिक के अगर तुलना किया जाए तो चूंकि संरचना में छोटा होता है इसलिए इसको 70S टाइप कहा गया। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, उस पर आपको जाना नहीं है, वो आपसे प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये याद रखना है कि 70S टाइप का राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा सर प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। मैंने बताया कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ओनली प्रोकैरियोटिक सेल से निर्मित जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी के सभी जिस परिवार में रखे गए हैं, जिस किंगडम में रखे गए हैं, उसे मोनेरा कहते हैं। फिर आपके मन में एक प्रश्न बनता कि सर ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो मैंने एक सेल बनाया, एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कोशिका भित्ति बनाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसमें मैंने बताया कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के रूप में जो न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसमें मीसोसोम्स नामक संरचना पाई जाती है जो इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम्स 70S टाइप का पाया जाता है। तो ये दिस इज द राइबोसोम। अब इसके अलावा ये जो मोनेरा है, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल और क्या क्या इसमें नहीं प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतः प्रद्रवी जालिका कहते हैं, गोल्गी बॉडीज और डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल्स
एब्सेंट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं यह एब्सेंट होता है, गोल्गी बॉडीज एब्सेंट होता है, और जितने भी डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली से बने हुए कोशिकांग यानी सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सभी के सभी इसमें अनुपस्थित होते हैं। यस अंबिका जी, इट्स अ बैक्टीरियल सेल, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल सेल है। और याद रखिएगा मोनेरा जो होता है जिस प्रकार का सेल लगता है उसे बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। राइबोसोम का प्रोटीन रिलेशन ये होता है कि राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है बेटा। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है। तो ये जो है ये मोनेरा है। मोनेरा एक ऐसा परिवार होता है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। बहुत ही ईमानदारी से बहुत ध्यान से मेरी क्लास को सुनिए। ये आपके यूपीएससी और पीसीएस में, अगर पीसीएस की बात करें यूपी पीसीएस हरियाणा पीसीएस तो 25 25 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने क्लास का लेक्चर ध्यान से सुना और मेरे बोर्ड पर बताए गए लेक्चर को आपने ध्यान से नोट कर लिया कॉपी में और उसको रिवीजन करते रहे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा। तो प्लीज बहुत ध्यान से इसको सुनने की कोशिश कीजिए। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। पहला क्लासिफिकेशन था मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने कहा कि वो लिविंग बींग्स पाए जाते हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। वो लिविंग बींग्स होते हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जिसे बैक्टीरियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर में आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस यानी केंद्रक एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम्स पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिस्पायरेशन यानी श्वसन करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और राइबोसोम्स जो होता है इसमें 70S टाइप का होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ये टोटल इसमें एब्सेंट होता है। तो ये मोनेरा एक परिवार है जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। आशा करते हैं कि ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मानस जी अभी मैं बताता हूं कि किस किस में ये सेल होता है। ये सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो मोनेरा मैंने आपको बताया, मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए लिविंग बींग्स को अपने पास रखता है। एग्जाम्पल आपको बता दूं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे बोला जाता है एक और नाम से साइनो बैक्टीरिया। भूलना मत बेटा, साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों एक होते हैं। साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों एक होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना बेटा, माइकोप्लाज्मा याद रखना। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये इस अर्थ पर सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल लगता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ।
इस पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जिसकी होती है उसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। इसी को माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। बहुत बार इस पीपीएलओ का फुल फॉर्म आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से इसे जाना जाता है माइकोप्लाज्मा को, और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को नील हरित शैवाल कहते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं और जिन्हें मोनेरा परिवार में रखा गया है। ये तो हो गया पहली फैमिली। इस पहली फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा जो है, दूसरे परिवार का नाम मैंने लिखा था जिसे प्रोटिस्टा कहा जाता है। बेटा प्रोटिस्टा के नाम से जाना जाता है। देखो बेटा प्रोटिस्टा क्या होता है, मैंने बेटा बताया था कल की क्लास में जो भी बच्चे मेरे रहे होंगे उनको पता होगा कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। कल मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने बताया था। कैरोलस लिनियस ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्लांट्स के रूप में और एक एनिमल के रूप में। फिर एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम आर.एच. विटेकर था, इन्होंने कहा कि सर इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही लिविंग बींग्स नहीं पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल, इसके अलावा और भी लिविंग बींग्स इस पर पाए जाते हैं। तो उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान बहुत सारा रिसर्च किया और उन्होंने 5 किंगडम की खोज की और उसी 5 किंगडम के नाम पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम रखा। और उन्होंने कहा कि देखो सर इस पृथ्वी पर 2 तरह के लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है और दूसरा जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ जो लिविंग बींग्स होता है वो, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जितने भी इस पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए लिविंग बींग्स होंगे वो एक परिवार में रखे जाएंगे जिसका नाम मोनेरा होगा। आदि जी आपने पूछा व्हाट इज मीन मोनेरा, मैंने मोनेरा का मतलब आपको बता दिया कि वो लिविंग बींग्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हो, पृथ्वी पर जितने भी, अर्थ पर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब एक फैमिली में रखे गए हैं जिसका नाम है मोनेरा। और उस मोनेरा फैमिली के जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो फैमिली है उसका नाम रखा था आर.एच. विटेकर ने प्रोटिस्टा नाम रखा था। और प्रोटिस्टा के बारे में बताया बेटा कि ये जो प्रोटिस्टा जो होता है, इस प्रोटिस्टा परिवार में वही लिविंग बींग्स रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रोटिस्टा परिवार में वही लिविंग बींग्स रखे जाएंगे जो यूकैरियोटिक सेल से बने हों, जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं और जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल से बने हों और यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय हो, जिनके शरीर की संरचना का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से, सिंगल सेल से पूरा का पूरा बॉडी बना हो, उसे बोला जाता है बेटा यूनिसेलुलर या एक कोश की। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है और उसमें राइबोसोम 70s टाइप का है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम्स पाया जाए और जितने भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट हो, तो आप उससे आप बता देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। पीपीएलओ को बोला जाता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा प्लूरो निमोनिया, पी साइलेंट होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक ऐसा परिवार है जिसमें मैंने आपको बताया कि बेटा इसमें वो लिविंग बींग्स रहेंगे जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल से बने हो, और वो सेल कैसा हो, यूनिसेलुलर हो, यानी एक कोशिका से। यानी कि पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हो तो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और दो या दो से अधिक सेल से बना हो तो उसे मल्टी सेलुलर कहा जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर नहीं रहते हैं, इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर रहते हैं। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना कि जो सेल बना होता है वो प्रोकैरियोटिक का नहीं, यूकैरियोटिक का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो राइबोसोम्स हो, सभी के सभी वेल डेवलप्ड स्टेज में उस यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। मानव का शरीर जिस सेल से बना हुआ है ना बेटा, उसे भी यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जितने भी डेवलप्ड आपको मानव, जंतु और प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी यूकैरियोटिक से मिलकर बने हैं। कुछ ही है जो क्या कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। प्रीति जी, मोनेरा में भी यूनिसेलुलर होता है क्या? यस, मोनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, मैंने आपको बताया है। और वो जो मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है, हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है, एक कोशिकी ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें जो होती हैं यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर से बने होते हैं। अब प्रोटिस्टा में अगर आप एग्जाम्पल के रूप में पूछें कि कौन कौन से एग्जाम्पल प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, तो आप अमीबा को रख सकते हैं, अमीबा को रख सकते हैं, आप पैरामीशियम को रख सकते हैं, पैरामीशियम को रख सकते हैं, और एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, युग्लिना, युग्लिना को रख सकते हैं, युग्लिना को आप रख सकते हैं। ये अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना इत्यादि, ये सभी के सभी जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, और यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये सभी के सभी, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, युग्लिना हो, ये सभी के सभी यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इसके हम बताते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ओके, इसे सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, ये जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और युग्लिना होता है, ये सब किस में रखे जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स होते हैं। इसके बाद है बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा के बाद तीसरा जो लिविंग बींग्स है उसे कहा जाता है फंगी। फंगी यानी कवक। आर.एच. विटेकर का जो तीसरा परिवार था वो कवक, फंगी को रखा गया। लखन जी, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये बहुत पहले जब पृथ्वी पर जीवधारियों का डेवलपमेंट हुआ था, तब जो जीवधारी सबसे पहले आया था, वैज्ञानिकों का मानना है कि उसका सेल वेल डेवलप्ड नहीं था, न्यूक्लियस एब्सेंट था, उसके अंदर बहुत सारे कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग अनुपस्थित थे, तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। प्रोकैरियोटिक सेल मींस होता है प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स यानी प्राचीन कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी के सभी आपके क्या कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा उसे कहा जाता है लवकुश जी, प्रोटिस्टा ऐसा परिवार है जिसमें यूनिसेलुलर और
यूकैरियोटिक सेल से बने हुए जीवधारी रहते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना इत्यादि आते हैं। यस ऋषभ जी, प्रोटिस्टा में आरएनए होता है, डीएनए आरएनए दोनों होता है। यूकैरियोटिक सेल है तो डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम बता दीजिए। जी मैं अभी आपको यूकैरियोटिक सेल का वेल डेवलप्ड डायग्राम आपको बताऊंगा आदित्य जी, परेशान ना हो आप एकदम। तो ये फंगस क्या होता है? कवक जो होता है बेटा, इसे अलग क्यों रखा गया है परिवार, इस मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी से इसे अलग क्यों रखते हैं? पहले तो ये जान लो कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ होते हैं। मल्टी सेलुलर को बोला जाता है बहुकोशिकीय। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि एक सेल के भी बने होते हैं और एक से अधिक सेल के भी बने होते हैं। जब एक से अधिक सेल के बने हो तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं और एक सेल का बना हो तो उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना कि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन इनका जो सेल होता है वो किसका बना होता है? यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है वेल डेवलप्ड सेल का बना होता है। थोड़ा सा वेट करें, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जो फंगस होता है, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि इसमें एक क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। ये एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक, ये प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है। और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी प्लांट्स अपना फूड मटेरियल स्वयं प्रिपेयर करता है। यानी प्लांट्स प्रिपेयर own food material with the help of photosynthesis, with the help of chloroplast. That's why plants are the autotrophs. इसीलिए प्लांट्स को स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जो अपना भोजन, जो भी लिविंग बींग्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन बेटा, ये जो फंगस होता है, कवक होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होने की वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए इसे, कवक को हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कवक को क्या कहते हैं? फंगस को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है तो ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है परपोषी का मतलब होता है जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे परपोषी के नाम से या हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। यानी फंगस डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर द फूड मटेरियल्स। जो फंगस होता है ये भोजन के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पर ये निर्भर रहता है, इसीलिए इसे हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी कहा जाता है। ये परपोषी यानी हेट्रोट्रॉप्स भी होता है फंगस। इसके साथ साथ फंगस जो होता है सिम्बायोसिस शो करता है।
सिम्बायोसिस शो करता है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीविता। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये सहजीविता शो करता है। कैसे? ये एल्गी और फंगस ये आपस में जुड़कर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एल्गी और फंगस एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एल्गी फंगस को फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है और फंगस एल्गी को रहने का स्थान देता है। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर दे रहे हैं, इसीलिए इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। चूंकि फंगस ये काम करता है, इसीलिए इसको सिम्बायोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो फंगस है, ये फंगस सैप्रोट्रॉप्स भी होता है बेटा, सैप्रोट्रॉप्स भी होता है, यानी ये मृतपोषी, यानी इसे बोला जाता है मृतपोषी। इसे मृतपोषी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मृतपोषी के नाम से भी जाना जाता है। मृतपोषी का मतलब होता है ऐसे लिविंग बींग्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं। आंसू जी, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो इसके पहले मैंने बताया था, आपका प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटिस्टा एंड फंगी। प्रोटिस्टा के बारे में मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, लेकिन फंगी जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल इज द वेल डेवलप्ड सेल। अभी अंबिका जी, मैं लाइकेन के बारे में बताऊंगा, लाइकेन होता क्या है। तो फंगस जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और इसका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। फंगस अपने पास क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं रखता, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसीलिए इसको हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी कहते हैं। परपोषी इसलिए कहते हैं कि जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा फंगस में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप मेंटेन करने का भी एक गुण पाया जाता है, और फंगस सेप्रोट्रॉप्स यानी मृतपोषी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम जानते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया आप सभी लोगों ने? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि जो फंगस होता है, ये फंगस जो होता है जो फंगी या फंगस जो होता है, मैंने अभी बताया आपको कि ये हेटेरोट्रॉप्स होता है। मैंने आपको बताया कि ये सिम्बायोसिस शो करते हैं। मैंने आपको बताया ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हेटेरोट्रॉप्स को मैंने बताया कि हेटेरोट्रॉप्स मतलब होता है परपोषी। सिम्बायोसिस का मतलब बताया ये सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, और सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग बींग्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं। ऐसे लिविंग बींग्स, ऐसे जीवधारी जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं, उन्हें सैप्रोट्रॉप्स या मृतोपजीवी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो लिविंग बींग्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स
को खाते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। मैंने सिम्बायोसिस के बारे में आपको बताने की कोशिश की। देखिए यहां से यूपीएससी में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो यह जान लीजिए कि फंगस कैसे सिम्बायोसिस को शो करता है बेटा। कैसे? पहले मैंने बताया कि जो फंगस होता है ये मान लीजिए एल्गी है, एल्गी को कहा जाता है शैवाल। बहुत ध्यान से क्लास के लेक्चर को सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। देखिए एल्गी जो होता है ये फंगस का मतलब होता है कवक। एल्गी जो होता है ये फंगस से एसोसिएट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो एल्गी है, एल्गी ये फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। देखिए एरो बनाया है, यानी एल्गी क्या दे रहा है? फंगस को फूड दे रहा है, फूड मटेरियल बनाकर देता है। और फंगस क्या करता है? फंगस जो है एल्गी को रहने का स्थान देता है। तो एक चीज याद रखना बेटा, जब दो लिविंग बींग्स एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है, सहजीविता के नाम से जाना जाता है। ये एल्गी और फंगस आपस में मिलकर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे लाइकेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो बेटा जो एल्गी और फंगस होता है, एल्गी एंड फंगस दोनों सिम्बायोसिस करके लाइकेन को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? लाइकेन फॉर्म करते हैं। अब यहां से यूपीएससी का क्वेश्चंस बनता है बेटा। मैं जितने भी पॉइंट्स लाइकेन के बारे में बताऊंगा वो सभी के सभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लाइकेन जो होता है, लाइकेन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। लाइकेन जो है ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। लाइकेन जो होता है ये इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। दूसरा, लाइकेन फॉर्म्ड लिटमस पेपर आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लिटमस पेपर जब ब्लू से रेड हो जाता है तो उसे एसिड कहते हैं, और जब लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है तो उसे बेस कहा जाता है। तो वही वाला जो लिटमस पेपर है जिसे हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, उसी लिटमस पेपर को बनाया जाता है किससे? लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन का पहला जो मैंने पॉइंट्स बताया कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा, लाइकेन लिटमस पेपर का निर्माण करता है। लाइकेन का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए ये लाइकेन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। लाइकेन बनता कैसे है? जब ये एल्गी और फंगस आपस में जुड़ते हैं तो लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है और फंगस रहने का स्थान देता है। इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है जो फंगस के अंदर देखने को मिलता है।
ये लाइकेन जो होता है ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, लाइकेन लिटमस पेपर का निर्माण करता है, लाइकेन को बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ये याद रखना होगा। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये होता है लाइकेन। ओके, तो ये जो होता है फंगस के बारे में मैंने आपको बताया, और भी फंगस के बारे में और भी आपको बातें बताने जा रहा हूं। ये जो हेटेरोट्रॉप्स, सिम्बायोसिस, सेप्रोट्रॉप्स होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एनिमल्स में भी आपको देखने को मिलेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगी। फंगस जो होता है, ये जो फंगस होता है, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल मीन्स होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फंगस में जो सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है, ये सेल वॉल किसका बना होता है बेटा, तो फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना होता है। फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना होता है ये फंगस का सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर ये कोई सेल है, सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ये सेल वॉल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। याद रखिएगा, ये सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल जो होता है बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है। और ये सेल वॉल जो है ये फंगल सेल में भी पाया जाता है, फंगल सेल में भी पाया जाता है। लेकिन ये जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, यानी इसका मतलब होता है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया गया कि जो ये सेल वॉल होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होता है, फंगस के सेल में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो इस प्रकार से सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल एंड सेल वॉल प्रेजेंट इन फंगल सेल, बट एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। अब देखो बेटा, ये जो प्लांट सेल है ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है।
और बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल है वो अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, और फंगल सेल यानी जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की मिलकर बनी होती है। एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता। तो ये आपको मैंने फंगस के बारे में कुछ जानकारी दी कि फंगस होते क्या हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसके बाद है आपका प्लांटी। यह है चौथा परिवार, प्लांटी। देखिए प्लांट्स जो होते हैं, प्लांटी को पादप या पेड़ पौधे, पादप जगत कहा जाता है। ये जो पादप जगत होता है ये कई भागों में बटा होता है। बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। अगर आपको यस, लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। आदिति जी, लाइकेन को बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन इसलिए कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप इधर। इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट्स का ब्रांच है, ये प्लांट्स का कोई ब्रांच है, शाखा है। अब इस प्लांट्स की शाखा में लाइकेन जो होता है कुछ इस तरीके से, जो जहां नमी युक्त भाग होता है वहां चिपके होते हैं। जब इस जगह पर पॉल्यूशन बढ़ेगा, जब इस जगह पर पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये अपना कलर ग्रीन से ब्लैक करेगा, ब्लैक से फिर ये राख की तरह, ऐश की तरह हो जाएगा। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा ये अपना कलर हल्का करता जाएगा, ग्रीन से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक, ब्लैक से फिर राख की तरह हो जाएगा। और उस आधार पर वैज्ञानिक यानी पर्यावरणविद यानी इकोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं कि ऐसी जगह पर जहां लाइकेन अपने कलर को बदल दे रहा है उस जगह पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाँ, हिली एरिया में लाइकेन की कमी हो रही है क्योंकि प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है बेटा, क्योंकि प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया अदिति जी? लाइकेन को बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ओके, आते हैं हम लोग पादप जगत। पादप जगत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स है, ये सबसे पहली चीज तो ये जान लें कि ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होता है यानी इसका मतलब होता है बेटा कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि प्लांट्स की संरचना का निर्माण, प्लांट के शरीर की संरचना का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे मल्टी सेलुलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर के साथ साथ जो प्लांट्स का जो शरीर होता है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। ये दोनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो प्लांट्स होता है ये मल्टी सेलुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसकी बॉडी मोर देन 2 सेल्स, 2 या 2 से अधिक सेल से मिलकर बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर कहा जाता है। लाइकेन सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करता है अभय जी? लाइकेन जो होता है ये मृदा की यानी सॉइल की नमी बनाए रखता है। सॉइल की नमी बनाए रखता है और जो लाइकेन के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कंपोनेंट उस मृदा में मिक्स हो जाते हैं और मृदा की नमी को बनाए रखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ओके अभय जी, ठीक है।
ये हो गया प्लांट्स। प्लांट्स जो होता है मल्टी सेलर होता है और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जो वेल डेवलप्ड सेल से मिलकर बना हो। लिसन टू मी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन, धनंजय जी, काइटिन एक प्रोटीन है बेटा जिससे सेल वॉल बना होता है। किसका? फंगस का। मॉस क्या होता है? मॉस, ये जब आगे हम पढ़ाएंगे आपको, टेरिडोफाइटा वगैरह पढ़ाएंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तब आपको बताऊंगा बेटा मॉस क्या होता है। एक प्लांट होता है बेटा ये। तो प्लांटी जो होता है ये पादप जगत जिसे कहा जाता है, जो मल्टी सेलर और यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलर जो होता है ये बहुकोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये बहुत ही वेल डेवलप्ड सेल होता है बेटा। अब देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं ये कई पार्ट्स में, अब दूसरा पॉइंट इसका जान लीजिए कि प्लांट्स जो होता है ये स्वपोषी होता है। इस पृथ्वी पर जो प्लांट्स होता है वो स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं बेटा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी उसे कहा जाता है जो अपना फूड मटेरियल सेल्फ प्रिपेयर करता है, जो अपना फूड मटेरियल सेल्फ प्रिपेयर करता है, स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी कहते हैं। एक्चुअली ये अपना भोजन कैसे स्वयं बना लेते हैं, इसमें जो होता है इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिसे कहा जाता है हरित लवक प्रेजेंट होता है, हरित लवक पाया जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में यह हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी लिविंग बींग्स अपना भोजन स्वयं बनाता है बेटा। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी लिविंग बींग्स अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ये अपना फूड मटेरियल सेल्फ प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बार और रिपीट करता हूं, प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनका जो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल होता है। प्लांट्स को स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला लिविंग बींग्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए इसको स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एक्चुअली ये स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग बींग्स अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाता है। ग्रीन पिगमेंट, यस, chloroplast is the responsible for green pigment. Chloroplast is the responsible for green pigment. Green pigment is the chlorophyll. Chlorophyll कहा जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट अपने पास
क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, रखता है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था बेटा, यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, काफी दिनों पहले, काफी सालों पहले, कि क्लोरोप्लास्ट लिविंग होता है कि क्लोरोफिल लिविंग होता है। याद रखना बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये लिविंग होता है, ये लिविंग होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये नॉन लिविंग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम, Mg पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। तो ये प्लांट्स के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। इसके आगे ये जो प्लांट्स है, इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं आप इसको जान लीजिए। देखिए जो प्लांट्स होते हैं ये कई प्रकार के हैं। पहला एल्गी, एल्गी जो होता है इसे आप सब सुने होंगे, शैवाल कहते हैं। एल्गी जो है ये शैवाल होता है, ये भी प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो एल्गी होता है ये अपने पास क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको प्लांट्स कहते हैं, एल्गी को। याद रखिएगा एल्गी में रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होता है। इसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं बेटा। बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको इसको थोड़े थोड़े शब्दों में इसको समझाते चलता हूं कि एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सबके लिए नया शब्द होगा, या अगर आप सुने होंगे तो थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। प्लांट्स में पहला नाम एल्गी का है, दूसरा ब्रायोफाइटा। अक्सर एक क्वेश्चन आता है बेटा कि वो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे प्लांट एम्फीबियन कहा जाता है, किसे प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। प्लांट एम्फीबियन, एम्फीबियन, प्लांट एम्फीबियन किसे कहते हैं? प्लांट एम्फीबियन का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, पादप उभयचर। उभयचर, उभयचर उसे कहा जाता है, एम्फीबियंस उसे कहा जाता है जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं। जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं उसे एम्फीबियंस कहते हैं। ये जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है इसे प्लांट एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है, प्लांट एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज इसकी खासियत यह है कि इसमें भी रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होता है। इसमें रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होता है, लेकिन रूट की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स कहा जाता है। राइजोइड्स को हिंदी में मूल रोम कहते हैं। इसी राइजोइड्स की मदद से ये ब्रायोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ये पृथ्वी से चिपके हुए रहते हैं। इसी राइजोइड्स की वजह से ये पृथ्वी से चिपके हुए रहते हैं। इनमें रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होता, लेकिन राइजोइड्स होता है जिससे ये चिपके रहते हैं। ये प्लांट एम्फीबियंस कहे जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्लांट एम्फीबियंस, क्योंकि ये जल पर भी पाया जाता है और स्थल पर भी पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। बहुत ज्यादा जल अवशोषण की क्षमता होती है इनमें। वाटर एब्जॉर्प्शन का गुण पाया जाता है।
इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन का गुण पाया जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जल अवशोषण। जल अवशोषण का गुण पाया जाता है, इसमें जल को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो हमारा ये ब्रायोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे एरियाज में इसकी खेती की जाती है जहां बाढ़ आता है। यानी ये बाढ़ वगैरह से बचाने में भी मदद करता है, इतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो ये हमारा ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा, इसका एग्जाम्पल आपको बता दूं, एक ब्रायोफाइटा है जिसे हम लोग बोलते हैं रिक्सिया, एक ब्रायोफाइटा है जिसे कहा जाता है मार्केंसिया। ये ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया, जो प्लांट एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है, जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं। राइजोइड्स, जड़ों की तरह तो नहीं, एक छोटे छोटे हेयर की तरह संरचना होती है जिससे चिपके रहते हैं वो जमीन से, नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन का इसमें गुण बहुत अधिक पाया जाता है। धनंजय जी, ब्रायोफिटिक प्लांट्स इज द प्लांट एम्फीबियंस। प्लांट एम्फीबियंस मींस जो वाटर एंड लैंड दोनों पर प्रेजेंट हो। रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होता है। राइजोइड्स आर प्रेजेंट। राइजोइड्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू रूट्स बट दे आर वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज rhizoids, and bryophytic plants have a good properties water absorption। वाटर एब्जॉर्प्शन की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स में। रिक्सिया एंड मार्केंसिया इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा। रिक्सिया एंड मार्केंसिया, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। Algae and Bryophyta both are the plants, and third is the pteridophyte. Pteridophyte, algae, Bryophyta, pteridophyte। थर्ड इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, देखो टेरिडोफाइटा, आप एक चीज ध्यान दीजिए, एक और आप बात ध्यान दीजिए। जो एल्गी है, रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइटा इज द प्लांट एम्फीबियंस, इट मींस पादप और उभयचर। पादप उभयचर कहा जाता है क्योंकि जल और थल यानी वाटर एंड लैंड्स दोनों पर पाया जाता है। रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं। राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी इसमें ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। रिक्सिया एंड मार्केंसिया इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा। थर्ड प्लांट इज द टेरिडोफाइटा। इन दोनों में रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होता है। ये जो टेरिडोफाइटा जो प्लांट होता है, इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक होता है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, संवहन तंत्र। ये संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम जो होता है टेरिडोफाइटा में
प्रेजेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। आगे जब टिश्यूज पढ़ाऊंगा तो उसमें जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसके बाद जो चौथा प्लांट है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावृत्त बीजीय पौधा कहा जाता है। अनावृत्त बीजीय पौधा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से मेरे बच्चे कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को अनावृत्त बीजीय पौधा क्यों कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेकेड सीडेड प्लांट्स, ये नेकेड सीडेड प्लांट्स होता है। नेकेड सीडेड प्लांट्स होता है। नेकेड सीडेड प्लांट्स का मतलब होता है नग्न बीजीय पादप। नग्न बीजीय पादप। नग्न बीजीय पादप का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सीड हो और सीड के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, यह सीड कोट बोला जाता है। यह सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट। और ये सीड कोट जो होता है एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है किसमें? सीड कोट एब्सेंट होता है इस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। नेकेड सीडेड प्लांट्स यानी नग्न बीजीय पादप कहा जाता है। सीड तो बनता है लेकिन सीड के ऊपर सीड कोट नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल के रूप में पाइनस और साइकस। पाइनस और साइकस जो होते हैं ये दो प्लांट्स हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के बाद पांचवा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ये जो एंजियोस्पर्म होता है इसे आवृत्त बीजीय पौधा कहा जाता है। आवृत्त बीजीय पौधा कहा जाता है या इसे हम लोग सीडेड प्लांट कहते हैं। सीडेड प्लांट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके सीड के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड कोट प्रेजेंट होता है। जिस प्लांट्स के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होता है उसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या आवृत्त बीजीय पौधा के नाम से जाना जाता है। पाइनस और साइकस को चीड़ और देवदार कहा जाता है बेटा। चीड़ और देवदार। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इज द सीडेड प्लांट्स। आवृत्त बीजी पौधा यानी सीड कोट जिसमें प्रेजेंट हो उसे एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो एंजियोस्पर्म होता है इसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। इसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होता है वेल डेवलप्ड रूट, वेल डेवलप्ड स्टेम, वेल डेवलप्ड लीव्स, रूट स्टेम लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड एटसेट्रा, ये वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड ये सभी के सभी वेल डेवलप्ड होते हैं। वेल डेवलप्ड होते हैं, पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। किसमें? ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। ओके शेखर जी, ठीक है, नोट डाउन करने के लिए 2 मिनट मैं दे दूंगा आपको। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होता है सीडेड प्लांट्स होता है। सीड के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। इनमें रूट, स्टेम, लीव्स, जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल और बीज पूर्ण विकसित पाया जाता है। स्टेम क्या है? स्टेम का मतलब होता है तना। स्टेम का मतलब होता है तना, रूट का मतलब होता है जड़ और लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, फ्रूट का मतलब होता है फल और फ्लावर मीन्स होता है पुष्प।
और सीड का मतलब होता है बीज। ये सभी के सभी इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को पुष्पीय पौधा कहा जाता है बेटा। ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट 2 टाइप का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसे बोला जाता है एक बीजपत्री पौधा। एक बीजपत्री पौधा, इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स। और एक होता है द्विबीजपत्री पौधा। द्विबीजपत्री पौधा जिसे कहा जाता है डाइकोटिलिडनस प्लांट। डाइकोटिलिडनस प्लांट ये 2 प्रकार के होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एक होता है जिसे एक बीजपत्री पौधा यानी मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स कहते हैं, और एक होता है द्विबीजपत्री पौधा जिसे डाइकोटिलिडनस प्लांट्स कहते हैं। रिंकू जी, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट्स जो अपने पास फ्लावर यानी पुष्प रखता है, फ्लावर रखता है, उसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधा है जो एकमात्र ऐसा पौधा है जो अपने पास फ्लावर रखता है, इसीलिए इसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? देखो मानस जी, इसके बारे में और डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी आपको एक क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है जिसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, और जब आगे आपको बताया जाएगा तो चीड़ और देवदार इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी ये फ्लावर एक क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं मैं, उस क्लासिफिकेशन में प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कितने भाग में बटा हुआ उसके बारे में बता रहा हूं। इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर आपको बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। एग्जाम्पल, मैंगो, जितने भी आपको बड़े प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, नीम का पौधा हो गया, मैंगो हो गया, अमरूद हो गया, ये सब के सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए, थैंक यू मानस जी। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो, जो भी चैप्टर मैं पढ़ा दे रहा हूं उस चैप्टर से आप 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उठाकर आप उसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सॉल्व होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बस ध्यान से क्लास के लेक्चर को सुनिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जहां जेन्युइन डाउट हो उसको जरूर पूछिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं आंसर देकर सेटिस्फाई कर सकूं। तो ये बेटा, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये आप सभी ने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? ओके। हाँ, इसको पहले आप नोट डाउन करते जाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके जो ये आपका जो प्लांट्स में पढ़ा रहा हूं, क्लास नोट्स वगैरह भी आपको संस्थान प्रोवाइड करेगा। पहले ये जान लीजिए कि पहले जो नोट करा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर से क्वेश्चन, शायद ही कोई बाहर से क्वेश्चन पूछा जाए। मेरी क्लास को बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो
अब आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधे में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा बहुत सिंपल सा, जिसको मोनोकॉटिलिडनस प्लांट या डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स कहते हैं। आज आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा कि किसे एक बीजपत्री पौधा कहते हैं, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट किसे कहते हैं, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट किसे कहते हैं। देखो बेटा, एक सिंपल सा एक आपको मैं एक प्रयोग बताता हूं। आपके घर में गेहूं होगा, धान होगा, मक्का होगा, चना होगा, मटर होगा, व्हीट, राइस, मेज, ग्राम एंड पीस सबके घर में होगा। आप व्हीट को या कहते हैं इसको मेज को, मक्के को और मटर के दाने को पानी में डाल दो। पानी में भिगोने के बाद आप उसको 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद निकालो। उसको अपने हाथ से दबाओ। हाथ से जब दबाओगे तो आपको 2 पार्ट्स में कौन टूटेगा, जल्दी बताइए। चना, मटर और मक्के में 2 पार्ट्स में कौन टूटेगा? यस शुभम जी, पीस 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। पीस 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है। मटर, ग्राम ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, लेकिन मक्का जो मेज है वो नहीं टूटेगा। मेज जो है मक्का वो नहीं टूटेगा। तो जो बेटा नहीं टूटता है, जो 2 पार्ट्स में नहीं टूटता है, उसे बोला जाता है वन कॉटिलिडन, यानी जिसमें एक बीज पत्र हो। इसका एग्जाम्पल हो गया मक्का, यानी गेहूं, इत्यादि। और जो 2 पार्ट्स में टूट जाता है उसे बोलते हैं डाई कॉटिलिडनस प्लांट्स, डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स। एग्जाम्पल जिनमें 2 कॉटिलिडन्स हो, 2 कॉटिलिडन्स हो, यानी जो द्विबीजपत्री पौधा हो। एग्जाम्पल है चना, मटर इत्यादि। क्लियर हो गया ना आज आप लोगों का? आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मोनोकॉटिलिडन प्लांट यानी एक बीजपत्री पौधा किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री पौधा किसे कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। मूंग एक दाल होता है जो 2 पार्ट्स में टूट जाए, वो अब सबको आप चेक कीजिएगा घर पे कि जो 2 पार्ट्स में टूट जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे और जो 1 पार्ट्स में टूट रहा है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट में 1 कॉटिलिडन्स होता है, एक बीजपत्र होता है, मक्का गेहूं एग्जाम्पल है। डाइकॉटिलिडन्स में द्विबीजपत्र होता है, 2 पार्ट्स में टूट जाता है, चना और मटर इसका एग्जाम्पल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। थैंक यू शुभम जी। चीजें क्लियर होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में जब भी कुछ भी पूछा जाए तो जो बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस आए, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से या नोट से बाहर से ना आए। बेटा अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर आपने मेरी क्लास को किया है ना,
तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको क्वेश्चंस इससे बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तो ये मेरी सेकेंड क्लास है, कल पहली क्लास थी, आज ये मेरी दूसरी क्लास है। तो आगे हम लोग इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है मोनोकाटिलिडन्स और डाइकाटिलिडन्स। अब इसके बाद प्लांटी के बाद था एनिमेलिया। एनिमेलिया को बोला जाता है जंतु जगत। अब देखो बेटा, जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जिसे कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, एक को कहा जाता है प्रोटोजोआ और एक को कहा जाता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ये एनिमेलिया यानी जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। जी, पल्स दाल वाली फसलें, दाल अगर दो भाग में डिवाइड हो जाता है तो उसे डाइकोटिलिडनस प्लांट कहते हैं। प्रीति जी, देखिए मैं सिर्फ आपको अपनी क्लासेस दे रहा हूं, वो मैनेजमेंट का विषय है। जीएस, पूरा जीएस कितने दिन में कंप्लीट होगा वो मैनेजमेंट बताएगा। मैनेजमेंट की साइट पे जाकर वहां से आप एक बार आप पूछ लें तो आपको बेहतर होगा। मेरी क्लासेस में आप कंसंट्रेट कीजिए, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। यहां से अगर कोई डाउट हो तो जरूर मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, पूरा सेटिस्फाई करूंगा बेटा, ठीक है। तो एनिमेलिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। ये जो एनिमेलिया होता है यानी जंतु जगत के जितने भी जंतु होते हैं ये मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं और उनका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। दूसरी चीज, ये जो जंतु जगत के जीव होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स यानी परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, परपोषी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दो भागों में बटे होते हैं। तो ये एनिमेलिया जो है ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दो भागों में बटा होता है बेटा। प्रोटोजोआ किसे कहते हैं इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रोटोजोआ एक ऐसा परिवार है जिसमें केवल यूनिसेलुलर जीव रहते हैं, जिसमें केवल एक कोशिकीय जीव रहते हैं, प्रोटोजोआ कहलाता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ परिवार में रखे जाते हैं। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ और मेटाजोआ ही कहा जाता है, जिसमें केवल यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका से बने हुए जीव रहते हैं, उन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। और मेटाजोआ का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें बहुकोशिकीय यानी
मल्टी सेलुलर जीव रहते हैं उसे मेटाजोआ कहते हैं। मेटाजोआ के अंतर्गत आपको हाइड्रा, अर्थवर्म, ह्यूमन इत्यादि, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इन्हें मेटाजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटोजोआ सिर्फ यूनिसेलुलर होता है और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर बेटा दोनों पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि प्रोटोजोआ को ना प्रोटिस्टा वाले परिवार में रखा जाता है, ठीक है, इसको इसीलिए मल्टीसेलुलर ही मेनली बोला जाता है, क्योंकि ये एकमात्र परिवार है जो यूनिसेलुलर होता है, इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये जो मेटाजोआ है इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। मेटाजोआ में बहुत सारे फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद कॉर्डेटा। इस कॉर्डेटा में पीसेस, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये पाए जाते हैं। इनको बेटा हम डिटेल में बताएंगे आपको, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान ना होइएगा, इनको पूरा डिटेल में मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। बस मेरा उद्देश्य ये था बताने का कि जो एनिमेलिया होता है ये मल्टी सेलुलर भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। हाँ बेटा, मैं आपको ये बताने के लिए, आपको चूंकि समझाने के लिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक एक चीज बोल रहा हूं। एनिमेलिया को जंतु जगत कहा जाता है। जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ लिख लिया। प्रोटोजोआ के नीचे लिखिए जिसमें केवल यूनिसेलुलर जीव रहते हैं, जिसमें केवल एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। मेटाजोआ के नीचे लिखिए जिसमें बहुकोशिकीय जीव रहते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत हाइड्रा, अर्थवर्म और मानव इत्यादि आते हैं। अब इस मेटाजोआ के अंतर्गत बहुत सारे परिवार आते हैं। मेटाजोआ के अंतर्गत बहुत सारे परिवार हैं। पहला पोरीफेरा, पोरीफेरा, इसको पोरीफेरा लिख लीजिए, हिंदी में भी पोरीफेरा ही कहते हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा हिंदी में भी सिलेंट्रेटा ही कहते हैं। निडेरिया, हिंदी में निडेरिया ही कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें चपटे कृमि पाए जाते हैं, चपटे कृमि। एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज जिसमें गोल कृमि पाए जाते हैं।
एनीलिडा जिस परिवार का सदस्य अर्थवर्म केचुआ होता है, केचुआ अर्थवर्म का मतलब होता है केचुआ, अर्थवर्म का मतलब होता है केचुआ, एनीलिडा में रखा जाता है। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक लिविंग बींग्स रखने वाले, सबसे अधिक जीवित प्राणी रखने वाला परिवार कौन सा है? तो सबसे अधिक जीवित प्राणी रखने वाला परिवार है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को कीट परिवार भी बोला जाता है, इंसेक्ट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। कीट परिवार जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका काकरोच हो गया, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ये सब के सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखे जाते हैं बेटा। ये मोलस्का जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट परिवार है एनिमल्स का। इसके बाद कॉर्डेटा में मछली, पीसेस मीन्स होता है मछली, बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी, एम्फीबिया मतलब जल और थल दोनों पर पाया जाए, रेप्टाइल्स मतलब होता है सरीसृप, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी। देखिए अगर एनिमेलिया पूछा जाएगा तो आप दोनों लिख दीजिएगा कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। नोट करके लिख दीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं वो प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, मैंने बोल दिया, फिर एक बार यहां से बोल देता हूं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा परिवार है पृथ्वी पर जिसमें सबसे अधिक जीवधारी रहते हैं, इसे कीट परिवार कहते हैं। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट परिवार है, ये सेकेंड लार्जेस्ट परिवार जिसमें जीवधारी रहते हैं। कॉर्डेटा जो होता है इसमें मछली हो गई, बर्ड्स मतलब पक्षी, एम्फीबियंस मतलब उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स उसे कहा जाता है जो रेंग कर चलते हैं। सरीसृप, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर दूं, लिख लिया आप सभी लोगों ने? अभी तो मेरा ये दूसरे दिन की क्लास है बेटा, अभी क्लास आप करिए, आगे आपको और भी बिना जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप साइंस टेक के बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे। याद रखना बेटा, अगर आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए अच्छे ढंग से तो बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीजेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स अगर आपके क्लियर हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी या जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट अगर क्लियर है तो आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरा जनरल साइंस अगर आपने बायोलॉजी को अच्छे ढंग से अगर आपने पढ़ लिया बेटा तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी जो आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपके यहां से प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, बहुत मेजर रोल प्ले करता है बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। ये हुआ बेटा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं बेटा। देखो बेटा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसको कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले प्रपोज्ड किया था, इसे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, हेलो, अब आवाज जा रही है? वीडियो क्लियर आ रहा है? वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा?
हाँ, अभी थोड़ी सी नेटवर्क एरर है, 2 मिनट आप वेट कीजिए, फिर आपको मैं आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करता हूं।